हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की एक और धमाकेदार बुक समरी में। दोस्तों, आज का यह वीडियो एक ब्यूटीफुल माइंड बुक समरी के बारे में बताने वाले हैं। फिलोसोफर और वैज्ञानिकों के बारे में एक आम धारणा होती है कि वे सनकी होते हैं और लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं करते। न्यूटन से लेकर आइंस्टाइन तक सबके बारे में इस तरह के किस्से पढ़ने सुनने को मिलते हैं। जॉन नेस भी दुनिया की बेखबर रहते हुए मैथ्स में पागलपन की हद तक डूबे हुए थे। इसी स्वभाव ने आगे चलकर उनको जैसी बीमारी भी दी, फिर नोबेल जैसा सम्मान भी दिलाया। इस किताब के आधार पर जॉन की लाइफ पर फिल्म बनी जिसका नाम भी ए ब्यूटीफुल माइंड रखा गया। रियल लाइफ में नोबेल जीतने वाले हीरो पर फिल्म बनाई गई। उस फिल्म ने ऑस्कर भी जीता। हम में से ज़्यादातर लोग उनको इस फिल्म की जितना ही जानते हैं, लेकिन जॉन को एक फिल्म में नहीं समेटा जा सकता। इस किताब से उनके बारे में और ज़्यादा आपको सीखने को मिलने वाला है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे जॉन ने कौन सी पॉपुलर बोर्ड गेम बनाई, अपने स्टूडेंट से किस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए, और अगर किसी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना मुश्किल है तो उसे रोकने का सही तरीका क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। जॉन का जन्म 13 जून 1928 को ब्लूफील्ड, वेस्ट वर्जीनिया में हुआ था। उनके पिता इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। माँ एक स्कूल में पढ़ाती थी। यह कहा जा सकता है कि वे एक खुशहाल और आरामदायक ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन वे बाकी बच्चों के विपरीत किताबों की दुनिया में रहते थे। किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे, इसलिए सबसे अलग नज़र आते थे। माता पिता को उनकी बहुत चिंता रहती थी। इसके लिए उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश भी की। उनको प्रेयर करने वाले ग्रुप और स्काउट में भर्ती करा दिया, लेकिन उनका कुछ खास फायदा नहीं हुआ। 13-14 साल की उम्र में जॉन का झुकाव पूरी तरह मैथ्स की तरफ हो गया। इसमें B.E.T. बेल की किताब मैन ऑफ मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा हाथ था, जिसमें उन्होंने बड़े बड़े गणितज्ञों के बारे में लिखा था। लेकिन अगर पढ़ाई की बात की जाए तो जॉन को मैथ्स में एवरेज ग्रेड ही मिलते थे, क्योंकि वो सवाल अपनी कॉपियों में नहीं दिमाग में हल करते थे, और वो भी नए नए तरीक़ों से। पहले जॉन ने अपने पिता की तरह इंजीनियर करने का सपना सोचा था। इसके लिए उनको कार्नेगी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के फुल स्कॉलरशिप भी मिली थी। आज हम इसे कार्नेगी मेलन के नाम से जानते हैं। लेकिन उनको तो गणित और ढेर सारे नंबर्स ही अच्छे लगते थे। अब उन्होंने यह तय कर लिया था कि उनको गणित ही पढ़ना है। जॉन की मैथमेटिकल एलिजिबिलिटी बेहतरीन थी। वे मुश्किल से मुश्किल सवालों को अपने तरीक़ों से आसानी से हल कर देते थे। इस वजह से वे अपने प्रोफेसरों को कन्विंस करने में सफल हुए कि उनकी स्ट्रीम चेंज कर दी जाए। अब दुनिया को एक महान गणितज्ञ मिलने वाला था। जॉन के मैथ्स टैलेंट को लोग पहचानने लगे। जॉन को प्रिंसटन, हार्वर्ड, शिकागो और मिशिगन जैसी नामी यूनिवर्सिटी से एडमिशन का ऑफर आया। हार्वर्ड उनकी पहली पसंद थी, पर उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी को चुना क्योंकि यहाँ उनको बेहतर स्कॉलरशिप मिल रही थी। प्रिंसटन का बाकी यूनिवर्सिटी से अलग थी। यहाँ स्टूडेंट्स पर किसी तरह का दबाव नहीं था। वो पुराने घिसे पिटे तरीक़ों से ही पढ़ते रहे। उनको नए नए तरीक़ों से पढ़ाया जाता था ताकि उनका पूरा विकास हो। जॉन के लिए यह सबसे अच्छी बात थी, क्योंकि उनको ट्रेडिशनल तरीक़ों से पढ़ना कभी भी पसंद नहीं था। द्वितीय विश्व युद्ध में जहाँ एक तरफ देश तबाह हो रहे थे, प्रिंसटन की तरक्की जारी थी। आइंस्टाइन जैसे जीनियस इससे जुड़े थे। स्टूडेंट के लिए ग्रेड सिस्टम और अटेंडेंस जैसे नियम नहीं थे। प्रोफेसर और स्टूडेंट्स रोज़ चाय पर मिलते थे और आपस में नॉलेज भी शेयर करते थे। जॉन ने इस छूट का बहुत फ़ायदा उठाया और अपनी पढ़ाई के दौरान एक भी क्लास अटेंड नहीं की। वे प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करने में लगे रहे। कभी कॉरिडोर में घूमते हुए, कभी दिमाग में ही गणित के सवाल हल करते रहे और नोट्स बनाते रहे। इस दौरान कभी वे सीटियाँ बजाते तो कभी गुनगुनाते रहते। इस आदत की वजह से उनके साथी उनसे बहुत चिढ़ते थे। इस अजीब हरकतों की वजह से उनको कोई भी पसंद नहीं करता था। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में अलग अलग बैकग्राउंड से स्टूडेंट आते थे, लेकिन जल्द ही वे प्रोफेसरों के साथ घुल मिल जाते थे और उनके अपने अपने ग्रुप बन जाते थे। ग्रुप के लोग आपस में बैठते, उठते, घूमते और शराब पीते। जॉन सबसे दूर रहते थे। उन्होंने किसी प्रोफेसर के साथ अच्छे रिलेशन बनाने के लिए कभी ग्रुप में जुड़ने की कोशिश नहीं की। उनको लगता था कि प्रोफेसर से उन पर अपनी सोच लाद देंगे और इससे उनके आइडियाज़ प्रभावित हो जाएंगे। लोग उनको अजीब नज़रों से देखते थे। शायद ही कोई उनकी बात करना पसंद करता था, लेकिन लोगों को अपनी राय बदलनी पड़ी। इसकी वजह से एक बोर्ड गेम जिसे
जॉन नेस ने डेवलप किया। यह इतना पॉपुलर हुआ कि इसका नाम ही नेस रख दिया गया। इस गेम के लिए जॉन ने दिन रात मेहनत की थी। बाद में इसे एक्स नाम दिया गया। मैथ्स की गेम थ्योरी ब्रांच में उनको बहुत रुचि थी। यही इस गेम को डेवलप करने की वजह बनी। गेम थ्योरी पर लिखे गए रिसर्च पेपर की वजह से जॉन नेस मैथ्स की दुनिया में एक बड़ा नाम बनकर उभरे। जॉन नेस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर जॉन वॉन न्यूमैन की गाइडेंस में पढ़ाई कर रहे थे। प्रोफेसर न्यूमैन को मॉडर्न गेम थ्योरी का फादर कहा जाता। गेम थ्योरी व्यवहार गणित यानी कि अप्लाइड मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है। इसमें अलग अलग परिस्थितियों में लोगों की डिसीजन मेकिंग और रेशनल बिहेवियर की स्टडीज़ की जाती है। इसमें खास तौर पर पोकर या चेस जैसी उन गेम्स को आधार बनाया जाता है जहां आपस में सहयोग या कंपटीशन की संभावना रहती है। इसे आसान शब्दों में इस तरह समझा जा सकता है, दो लोग कोई गेम खेलते हैं, वे एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं। वहां उनका परफॉर्मेंस अपनी जीत को लेकर होता है। जब वही दो लोग किसी टीम की तरफ से खेलते हैं तो उनको एक दूसरे का सहयोग करना पड़ता है, यानी इन दोनों कंडीशन में एक ही इंसान अलग अलग बर्ताव करता है। प्रोफेसर न्यूमैन की रिसर्च ने इसके बारे में बहुत जानकारी दी, लेकिन यह पूरी तरह से एप्लीकेशन अप्रोच पर बेस्ड थी। जॉन ने उनके काम को आगे बढ़ाया। इसमें सबसे बड़ी कमी यह थी कि न्यूमैन की स्टडी 2 प्लेयर और जीरो सम गेम्स पर आधारित थी। जीरो सम गेम्स का मतलब ऐसी गेम्स जहां एक प्लेयर उतनी रकम जीतता है जो दूसरा हार जाता है। इसलिए इन गेम्स में सहयोग जैसी चीज़ का कोई मतलब नहीं रहता। यहाँ आप सिर्फ प्रतियोगिता कर सकते हैं। पोकर इसका अच्छा उदाहरण है। न्यूमैन उन गेम्स पर कुछ काम नहीं कर पाए जो इस क्राइटेरिया से बाहर होता है, जहाँ 2 से ज़्यादा लोग खेलते हैं। जॉन नेस ने इसे अच्छा मौका देखकर समझा कि यहीं से अपना काम शुरू कर दिया। अपने 27 पेज के रिसर्च पेपर में उन्होंने नॉन जीरो सम गेम्स पर फोकस किया और अपनी थ्योरी दी। इस कदम ने गेम थ्योरी का महत्व और ज़्यादा बढ़ा दिया। अब इसे दुनिया की उन फील्ड्स में भी अप्लाई किया जा सकता था जहां आपसी सहयोग पर आधारित हो, जैसे कि इकोनॉमिक्स, जहां आपसी सहयोग 2 लोगों के फायदे की वजह बनता है। न्यूमैन की मेहनत को कम नहीं कहा जा सकता, लेकिन जब यूटिलिटी की बात आती है तो जॉन का काम बहुत आगे निकल जाता है, क्योंकि दुनिया में ज़्यादातर क्षेत्र और मौके ऐसे हैं जहां आपसी सहयोग ही काम आता है। इसमें युद्ध जैसी घटना भी शामिल है। जॉन की स्टडी ने आपसी सहयोग या फायदे वाली परिस्थितियों में मनुष्य के रिस्पॉन्स को कैलकुलेट कर पाना आसान कर दिया। इसे नाश इक्विलिब्रियम के नाम से जाना गया। जॉन अपने कदम नोबेल पुरस्कार की तरफ बढ़ा रहे थे। जॉन को बड़ी पहचान मिल गई थी, लेकिन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी ने उनको जॉब ऑफर नहीं की। जॉन टैलेंटेड थे और अब तो फेमस भी हो गए थे, पर उनका स्वभाव एक प्रोफेसर के लिए जरूरी टीचिंग एप्टीट्यूड का सवाल उठाता था। जॉन को फाइनली MIT यानी कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जॉब मिल गई और 1951 में वे बोस्टन रवाना हुए। इस तरह उनके प्रोफेशनल करियर की शुरुआत हुई, लेकिन एक बार फिर उनका सनकी बर्ताव उनको लोगों से दूर करने लगा। उनके साथ काम करने वाले उनको पसंद नहीं करते थे। उनका पढ़ाने का तरीका भी बिल्कुल अजीब था, जो स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आता था। वे बहुत टफ पेपर सेट करते थे और नंबर भी स्ट्रिक्ट तरीके से देते थे। उनके स्टूडेंट्स इतना परेशान हो गए कि एक दिन उन्होंने जॉन नेस हैट डे मनाने का फैसला किया। इस सबके बावजूद जॉन थोड़ा सोशल होने की कोशिश करने लगे। वे लोगों से चाय, कॉफ़ी, ड्रिंक्स पर मिलने लगे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए गणितज्ञ डोनाल्ड न्यूमैन उनके दोस्त थे। हालांकि इस दोस्ती की वजह यह थी कि जॉन उनको अपने जितना इंटेलिजेंट समझते थे। यहाँ उनकी ज़िंदगी में प्यार ने दस्तक दी। जॉन एक माइनर सर्जरी के लिए हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे, जहाँ उनकी मुलाकात नर्स इलेनोर स्टेरियर से हुई। उनकी नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। स्टेरियर ने उनके बच्चे को भी जन्म दिया, पर जॉन ने अपने स्वभाव के अनुसार स्टेरियर से शादी करने के बारे में कोई परवाह नहीं की। उनको लगा कि स्टेरियर उनके कम दिमाग वाली है और उनकी जोड़ी नहीं जमेगी। स्टेरियर की हालात अच्छी नहीं थी, फिर भी जॉन ने कभी उनकी मदद नहीं की। इस वजह से उनका बच्चा जॉन डेविड स्टेरियर शुरुआत के कुछ साल अनाथालय में पला। जॉन कभी कभार स्टेरियर और बच्चे से मिलने जाते थे। इस वजह से स्टेरियर को उम्मीद बनी रही थी कि एक न एक दिन सब एक परिवार की तरह साथ रहेंगे।
जॉन की हरकतों की वजह से उनका करियर तबाह होते होते बचा। जॉन ने स्टेरियर और बच्चे से मिलना जुलना जारी रखा, पर वो किसी कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं थे। इस दौरान एमआईटी के एक स्टूडेंट के साथ भी उनका नाम जोड़ा जाने लगा। एमआईटी के फिजिक्स विभाग में तब बहुत कम फीमेल स्टूडेंट्स थी और जॉन जैसे जीनियस के प्रति उनका आकर्षित हो जाना स्वाभाविक बात थी। एलिसिया लार्डे भी उनमें से एक थी। जॉन ने भी एक बात समझ ली कि 1955 में उनका रिलेशनशिप शुरू हुआ। जॉन के लिए स्टेरियर की तुलना में एलिसिया एक बेटर चॉइस थी। इसकी एक वजह थी कि उनका रिच बैकग्राउंड और दूसरी यह थी कि जॉन को अपनी तरह इंटेलिजेंट समझती थी। जॉन ने स्टेरियर से यह बात छिपाकर रखी थी। 1956 में एक दिन स्टेरियर अचानक उनसे मिलने उनके घर पहुंची और दोनों को एक बिस्तर पर पकड़ लिया। स्टेरियर का सब्र खत्म हो गया। उन्होंने ठान लिया कि अब वो चुप नहीं रहेगी। उन्होंने न सिर्फ जॉन के माता पिता को सब कुछ बता दिया बल्कि पसंद के लिए केस भी कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने जॉन को धमकी भी दी कि ये सब एमआईटी में बता देगी। अगर ऐसा होता तो जॉन का करियर तबाह हो जाता। जॉन मनमर्जी की ज़िंदगी बिता रहे थे, पर अब इस पर रोक लग गई थी। न चाहते हुए भी उनको बच्चे को सपोर्ट करना पड़ा। हालांकि शादी के लिए वो फिर भी राजी नहीं हुए। इस बीच वो छुट्टी लेकर न्यूयॉर्क गए। एलिसिया भी काम की तलाश में उनके साथ चली गई। अक्टूबर 1956 में उन्होंने सगाई की और फिर फरवरी 1957 में शादी। अब वो मैनहट्टन में रहने लगे। 30 साल की उम्र तक पहुंचते हुए जॉन बहुत परेशान रहने लगे। न तो उनका प्रमोशन हुआ और न ही वो मैथ्स में कोई नई खोज या कामयाबी हासिल कर पाए थे जो उनकी नेस इक्विलिब्रियम की तरह सफलता दिलाए। अब उन्होंने रीमन हाइपोथेसिस पर काम करना शुरू किया। यह प्राइम नंबर पर आधारित एक बहुत मुश्किल और अनसुलझी पहेली थी। जॉन पूरी तरह से काम में डूब चुके थे। एक दिन उनको अपनी वाइफ की प्रेगनेंसी के बारे में पता चला। इससे वे और परेशान हो गए। अब लोग भी जॉन में आ रहे बदलाव महसूस करने लगे थे। लोग ये मानते थे कि फाइनेंशियल मामलों में जॉन किसी एक्सपर्ट की तरह सोचते हैं, लेकिन अब जॉन स्टॉक मार्केट में जरूरत से ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगे। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी माँ की सारी सेविंग्स भी स्टॉक मार्केट में लगा दी थी। एक दिन जॉन ने यह तक कह दिया कि उनके कलीग उन पर नज़र रखते हैं और उनके डस्टबिन को भी चेक करते हैं, ताकि उनको यह पता लग जाए कि जॉन रिटी के कॉमन रूम में जॉन ने बताया कि वो एलियंस से बात कर सकते हैं। ये सब किसी सामान्य इंसान के लक्षण नहीं थे। चीज़ें और बिगड़ती गई। फरवरी में उन्होंने अपने एक दोस्त को 4 अलग रंग की स्याही इस्तेमाल करके एक चिट्ठी लिखी और यह कहा कि एलियंस उनके कैरियर को ख़राब कर रहे हैं। पहले तो सबको यही लगा कि जॉन पब्लिसिटी पाने के लिए सब कर रहे हैं, पर जल्द ही सबको समझ आ गया कि उनकी दिमागी हालात ख़राब हो चुकी है। इससे ज़्यादा बुरा क्या हो सकता था कि रेमन हाइपोथेसिस पर काम करके जॉन को पास सफलता मिल जाती, पर लेकिन उनको ठीक उसी समय उनकी दिमागी बीमारी सामने आ गई। एमआईटी में उनका प्रमोशन भी होने वाला था और शिकागो यूनिवर्सिटी की तरफ से उनके पास प्रोफेसर का जॉब भी ऑफर भी था। शिकागो यूनिवर्सिटी का ऑफर उन्होंने यह कहकर ठुकरा दिया कि उनको अंटार्कटिका का राजा बना दिया गया है। एक रात वे अचानक उठकर वाशिंगटन डीसी चले गए ताकि वो एम्बेसी जाकर खुद सबको यह बता सके कि जल्द ही वो दुनिया पर राज करने वाले हैं। यह एलिसिया के लिए अलार्मिंग घटना थी। वो उनको एक मनोचिकित्सक के पास जांच के लिए ले गई। 3 हफ्तों तक ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद अप्रैल 1959 में डॉक्टर इस नतीजे पर पहुंचे कि उनको पैरानोइड सिजोफ्रेनिया है। इस बीमारी को दिमाग का कैंसर भी कहा जाता है। इसमें लोगों को तरह तरह के वहम होते हैं, आवाज़ें सुनाई देती है, सोचने समझने की ताकत और इमोशन खत्म हो जाते हैं। जॉन अब एलियंस की बातें करते रहते थे। उनके आसपास हर इंसान को शक की नज़र से देखते थे। अब उनको किसी से लगाव नहीं रह गया। उनको अस्पताल में भर्ती किया गया और उनका इलाज शुरू किया गया। उनमें बहुत जल्दी सुधार नज़र आने लगा। 50 दिनों के अंदर ही वो ठीक हो गए और अपने घर भेज दिए गए। लेकिन ये जॉन की चाल थी। उन्होंने ठीक होने का नाटक किया था ताकि उनको इस जेल जैसी जगह से आज़ादी मिल जाए। जॉन ने यूरोप जाने का मन बना लिया था। एलिसिया को उनकी हालात पर शक था, इसलिए वो भी बच्चे को लेकर जॉन के साथ यूरोप चली आई ताकि उन पर नज़र रख सके। उनका शक सही साबित हुआ। यूरोप आकर जॉन अमेरिकन एम्बेसी के चक्कर काटने लगे।
ताकि उनका अमेरिकन पासपोर्ट कैंसिल हो जाए और वो उस दुनिया का पासपोर्ट बना सके जहां वो राज करने वाले। लगभग 1 साल तक पासपोर्ट हासिल करने के लिए भटकते रहे। फाइनली उनको अमेरिका डिपोर्ट कर दिया गया। जॉन की हालत में कोई सुधार नहीं आया। 1960s में तो एक रूटीन बन गया था। वो बीमार पड़ते अस्पताल में भर्ती होते, उनका इलाज होता, वो ठीक हो जाते, फिर यूरोप चले जाते। एलिसिया हार मान चुकी थी। उन्होंने तलाक का केस फाइल किया। मई 1963 में दोनों कानूनन अलग हो गए। वे एक दूसरे से मिलते रहे। कभी कभी ऐसा लगता था कि ये रिश्ता फिर से जुड़ जाएगा, लेकिन एलिसिया को जैसे ही पुराने दिन याद आते उनका गुस्सा बढ़ जाता। जॉन भी ये मानकर बैठे थे कि उनका डिपोर्ट कराने में एलिसिया का हाथ था। एलिसिया के जाने के बाद जॉन के पास पैसों का कोई भी जरिया नहीं रह गया था। वे अपने दोस्त और फैमिली पर डिपेंडेंट हो चुके थे। फिर वो अपने पेरेंट्स के पास रहने के लिए चले गए, लेकिन जॉन की दिमागी हालत उनकी बहन से बर्दाश्त नहीं हुई और जॉन को वापस हॉस्पिटल भिजवा दिया गया। 1970 में जॉन को छोड़ दिया गया। अब उनके पास बस एक ही जगह बची थी जहां उनको सुकून मिल सकता था। वह जगह थी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। 70s और 80s का ज़्यादातर वक्त उन्होंने वहीं घूमते और भटकते हुए बिताया, लेकिन उनकी अजीब हरकतें अभी भी जारी थी। वे ब्लैक बोर्ड पर उठपटांग बातें लिख दिया करते थे। जब स्टूडेंट्स को यह समझ आने लगा कि इसके पीछे कौन है, तो उन्होंने जॉन का नाम रख दिया फैंटोम ऑफ फाइन हेल। अब जॉन पागलपन की मिसाल बन गए थे। उनका नाम लोग लेकर ये कहा जाता कि देखो, अगर जरूरत से ज़्यादा दिमाग चलाओगे तो एक दिन इसी तरह बन जाओगे। सूरज छूने वाला तो हाथ तो सूरज को छूने वाले के हाथ तो जलते ही हैं। ऐसा लगता था कि अब जॉन खत्म हो चुके थे, लेकिन तभी किसी चमत्कार की तरह उनकी हालात सुधरने लगी। ये सब एकदम से नहीं हुआ, बल्कि उसमें धीरे धीरे सुधार आया। लोगों को भी यह बात महसूस करने में सालों लग गए। 80s में प्रिंसटन के दूसरे गणितज्ञों ने यह नोटिस दिया कि अब जॉन वाकई मैथ्स के उन टॉपिक पर रिसर्च के नज़रिए से ध्यान दे रहे हैं जिनको पढ़ाया समझा जा सकता है, न कि ऐसे टॉपिक जो जॉन के अलावा किसी और की समझ से बाहर हो। 1992 में उनके एक कॉलेज फ्रेंड ने भी नोटिस किया कि जॉन अब नॉर्मल इंसान की तरफ बर्ताव कर रहे हैं। जॉन ने खुद यह स्वीकार किया कि उनकी बीमारी घट रही है। उन्होंने यह भी माना कि अब भी उलझुल विचार उनके दिमाग में आते रहते हैं, पर वो उन पर हावी नहीं होते। सफलता जॉन की तरफ दोबारा बढ़ रही थी। उनके पुराने कामों को याद किया जाने लगा। बड़े बड़े सेमिनार और जर्नल्स में बताया जाता था कि गेम थ्योरी पर उन्होंने कितना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। यहाँ तक कि यह भी कहा जाने लगा कि वो नोबेल के हकदार है। और 1994 में वह पल भी आ गया जब उनको नोबेल मिला। जॉन के करियर की दोबारा शुरुआत हुई। लगभग 30 साल के बाद उनको प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की जॉब मिली और वो अपना वक्त फैमिली फ्रेंड्स के साथ बिताने लगे जिनसे वो सालों दूर रहे थे। अभी भी एक अच्छी खबर बाकी थी। लगभग 40 साल बाद 2001 में जॉन और एलिसिया ने दोबारा शादी की। अपने जीवन के आखिरी वक्त तक दोनों साथ रहे। जॉन नैश की ज़िंदगी उतार चढ़ाव की कहानी है। एक तरफ उन्होंने अपनी पढ़ाई के दौरान गेम थ्योरी में एक्सेप्शनल काम करके इतना नाम कमाया, और वहीं उनके असामाजिक बर्ताव और सिजोफ्रेनिया की बीमारी ने उनको अंधेरे में डाल दिया। उनका कैरियर पारिवारिक जीवन तबाह कर दिया और 30 साल बाद वक्त ने फिर से करवट ली। अब जॉन ने पूरी तरह ठीक होकर अपना बेहतरीन वापसी की कि सीधा नोबेल तक पहुंच गए। उनके अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में उनको अपने कैरियर तो वापस मिला ही, परिवार समाज का सहयोग भी मिला। अपने जीवन में बहुत कुछ सीखते थे। तो दोस्तों, ये बुक समरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसी ही शानदार बुक समरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।